भी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरकेना सभी शिक्षक गणों को मेरा सादर अभिवादन एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्नेह प्रेम। जैसा कि हमें ज्ञात है कि मुझे कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता है नामक पाठ का पठन पाठन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सभी मिलकर जीवन नहीं मरा करता है शीर्षक का अध्ययन अध्यापन करें। सर्वप्रथम इस शीर्षक के रचयिता गोपाल दास नीरज जी का जीवन परिचय की ओर हम चलेंगे। जीवन नहीं मरा करता है के रचयिता हैं गोपाल दास नीरज जी। तो इनकी जीवन परिचय की ओर हम जाएंगे बच्चों। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखेंगे। स्क्रीन में आपके सामने गोपाल दास नीरज जी का जीवन परिचय है। इसे मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार और कवि नीरज ने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए लोकप्रिय गीत भी लिखे। कारवां गुजर गया, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ए भाई जरा देख के चलो आदि। जन सामान्य की दृष्टि में वे मानव प्रेम के अन्यतम गायक हैं। उन्होंने अपनी मर्म स्पर्शी काव्यानुभूति तथा सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बच्चों, हमने अभी देखा गोपाल दास नीरज जी का जीवन परिचय। तो हम किसी भी कवि का, लेखक का जब जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उनके कुछ बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमने देखा है कि गोपाल दास नीरज जी को पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के पुरावली गांव में हुआ। इन्होंने सिनेमा के लिए, फिल्मों के लिए अनेकों गीत गाए हैं। जैसे कि कई गीत को हम जानते हैं, ए भाई जरा देख के चलो, हमने सुना भी है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। इसी प्रकार से इनकी रचना भी बहुत प्रिय है, बहुत प्रमुख है। जैसे कारवां गुजर गए प्राण गीत। तो इस प्रकार बच्चों हमको मेन बिंदुओं को, प्रमुख बिंदुओं पर हमको ध्यान देना है कि कौन सा सम्मान मिला, इनका जन्म कब हुआ, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, क्योंकि प्रश्न में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम आगे चलेंगे पद्यांश 1 की ओर। जीवन नहीं मरा करता के प्रथम पद्यांश की ओर हम जाएंगे। गोपाल दास नीरज जी द्वारा रचित प्रथम जो जीवन नहीं मरा करता शीर्षक का प्रथम पद्यांश है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। बच्चों, हमें पद्यांश को 2-3 बार बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के उपरांत हम उस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को हमें चुन लेना चाहिए और उसके अर्थ हमें जान लेने चाहिए। तो मैंने भी आप लोगों और मेरे अनुसार मुझे जो कठिन शब्द लगे उनके अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। छिप छिप का अर्थ है छुप छुप कर, अश्रु बहाना का अर्थ है रोना, व्यर्थ का अर्थ है बेकार, लुटाना का अर्थ है खोना, मर जाना का अर्थ है समाप्त होना, नयन सेज का अर्थ है बिस्तर में आंख बंद करके सोना, टूटना का अर्थ है बिखरना, ज्यों का अर्थ है जैसा, कच्ची का अर्थ है अधूरी, नींद जवानी अर्थात पूरी नींद, भरपूर निद्रा, गीली उम्र छोटी आयु, डूबे बिना नहाना का अर्थ है बिना कठिनाई के सफल होना, मतलब परिश्रम कम और सफलता अधिक, इसका अर्थ है। इस प्रकार बच्चों
हम पद्यांश से क्या करते हैं, सर्वप्रथम कठिन शब्दों को चुन लेते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ जब जान लेते हैं तब हम चलते हैं संदर्भ की ओर, फिर हम प्रसंग की ओर जाएंगे, फिर व्याख्या की ओर जाएंगे, फिर विशेष की ओर। तो सबसे पहले हमें संदर्भ, 9th का मेरा पहला क्लास है, इसलिए 9th के बच्चे अभी अभी आप मिडिल स्तर से हाई स्तर में आए हैं, तो बहुत गंभीरता से थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि हम संदर्भ कैसे तैयार करें, प्रसंग कैसे तैयार करें और व्याख्या कैसे तैयार करें। तो संदर्भ सभी को के निर्माण हेतु मैंने कुछ टिप्स रखे हैं बच्चों, तो इन बिंदुओं पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इन बिंदुओं को, तो आप लोग आसानी से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष बना डालेंगे। तो हम संदर्भ कैसे तैयार करें, इसके लिए कुछ बिंदु हैं, उस पर ध्यान देते हैं। पद्यांश या गद्यांश की पहचान। बच्चों काफी बच्चे क्या करते हैं, लिखते समय प्रस्तुत काव्यांश को गद्यांश लिख डालते हैं। तो गद्य और पद्य की हमें पहचान हो। प्रत्येक निबंध लेखन गद्य होता है, लेकिन प्रत्येक प्रत्येक काव्य लेखन, कविता जो लिखा जाता है वह पद्य होता है। तो हमें दोनों को पहचानना है कि गद्य है कि पद्य है। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, तो वो है पद्य। तो हमें इसकी पहचान होनी चाहिए। दूसरा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम गद्य पढ़े कि पद्य पढ़े, वो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही लिया जा रहा है, उसके अंतर्गत ही है, इसलिए हम लिख देंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की। फिर तीसरा हम बिंदु हम ध्यान देंगे, पाठ का नाम, अर्थात हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके पाठ कौन से पाठ से लिया गया है, उसका शीर्षक क्या है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पाठ है, 1.1, और शीर्षक कौन सा है, तो जीवन नहीं मरा करता है। फिर हम चौथे बिंदु पर चलेंगे, रचयिता का नाम, अर्थात उस शीर्षक को, जिस शीर्षक को हम पढ़ने जा रहे हैं उस शीर्षक को किसने लिखा है, तो गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है, तो उसी को हमको चौथे बिंदु पर लाके व्यवस्थित कर देना है। तो इन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत है संदर्भ, जो चारों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए क्रमानुसार व्यवस्थित है। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश, हमारी सर ऊपर बढ़ाएंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता है पाठ से लिया गया है, और इसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है, उन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर ये एकदम व्यवस्थित जमा जुमाया है बच्चों। तो इन्हीं 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चा एक सुंदर सा संदर्भ लिख सकता है। फिर हम चलेंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग, प्रसंग हेतु भी मैंने कुछ बिंदु रखे हैं। यदि हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो प्रसंग तैयार करना भी आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये तो जान ले कि प्रसंग है क्या चीज। तो प्रसंग क्या है ये समझिए हम सब मिलकर। तो प्रसंग व्याख्या का लघु लेख होता है। जो हम काव्यांश का जो हम विस्तार देखेंगे, विवरण देखेंगे, वर्णन देखेंगे ना, उसी का छोटा लेख ही तो प्रसंग होता है, उसका संक्षिप्त रूप ही प्रसंग होता है बच्चों। फिर हम व्याख्या, प्रसंग व्याख्या का पूरा परिचय भी देता है। प्रसंग प्रसंग के माध्यम से हमें ज्ञान हो जाता है कि इसी विषय का जो प्रसंग में दिया गया, इसी विषय का वर्णन हमें व्याख्या में देखने को मिलेगा। फिर तीसरा है प्रसंग के द्वारा हमें व्याख्या में किसका वर्णन होगा इसकी भी जानकारी मिलता है। इस प्रकार से प्रसंग से हम परिचित हो चुके। प्रसंग हमें क्या सिखाता है, प्रसंग से हमें किसकी जानकारी मिल जाती है, तो प्रसंग के द्वारा हमें व्याख्या का पूर्व परिचय मिल जाता है बच्चों। फिर हम चलेंगे व्याख्या की ओर। तो व्याख्या की ओर चलेंगे, तो व्याख्या जानने के लिए भी कुछ बिंदु हैं जिसको इसमें मैं नहीं लिख पाई, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि व्याख्या हेतु भी कुछ बिंदु है बच्चों। व्याख्या हम कैसे तैयार करें, अभी मैं देखी हूँ कई बच्चों का आंसर शीट चेक की, तो बच्चे क्या किए थे कि जो पद्यांश है उसी को उतार दिए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों, व्याख्या भी कठिन नहीं है। इसके लिए 2 बिंदुओं पर हमको ध्यान देना है। पहला समझना है, प्रत्येक जो पद्यांश दिया रहता है ना, उसको प्रथम लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक अर्थ के साथ हमको समझना है। और हम जब समझ जाएंगे, शुरू से आखिरी लाइन तक हम समझ जाएंगे, तो उसको क्रमबद्धता के साथ हमें वाक्य में व्यवस्थित कर देना है। इस प्रकार से हम व्याख्या तैयार कर सकते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मैं आप लोगों को इस पद्यांश का व्याख्या समझाने का प्रयास करती हूँ।
छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि गोपाल दास तीरथ जी कहते हैं, छिप छिप का अर्थ मैंने बताया आप लोगों को, छुप छुप कर, और अश्रु का अर्थ है आंसू, आंसू। और मोती का यहाँ पर अर्थ है आंसू से ही है, मोती का अर्थ है मोती अर्थात कीमती आंसू, और व्यर्थ का अर्थ है बेकार। तो इन दो लाइनों का अर्थ पहले देखते हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कवि कहते हैं कि हे छुप छुप कर आंसू को बहाने वालों, और मोती के समान मोती व्यर्थ लुटाने वालों, और मोती के समान आंसू को बेकार में जो खोने वाले हैं, उनको संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे छुप छुप कर आंसू को बहाने वालों, अर्थात हे छुप छुप कर रोने वालों, और मोती के समान जो अनमोल आंसू है उसको बेकार में है लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि हमारे कुछ सपने समाप्त हो गए, मर जाना का अर्थ है समाप्त हो जाना, यदि हमारे कुछ सपने समाप्त भी हो गए तो क्या होता है, हमारा जीवन थोड़ी समाप्त हुआ है, हम उसको फिर से प्रयत्न करके उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए रोना बेकार है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें फिर से प्रयत्न करना चाहिए। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। आगे कवि कहते हैं कि आगे कवि समझा रहे हैं कि सपना क्या होता है। तो सपना को हमको समझा रहे हैं कि सपना क्या होता है, बता रहे नयन सेज पर, अर्थात सोया हुआ, जब हम बिस्तर में सोए रहते हैं आंख बंद करके, तो जो देखा जाता है वही सपना है। नयन सेज मतलब बिस्तर पर सोया हुआ। कवि कहते हैं कि सपना क्या है, जो हम आंख बंद करके बिस्तर में सोए रहते हैं ना, वही तो वही सोए हुए देखते हैं ना, वही तो सपना है। और वह आंख के पानी के समान है, आंख का पानी, अर्थात वह आंख में भरा हुआ अश्रु रूपी पानी के समान है, जो कब ढलक जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता, अर्थात हमारे सपने कब समाप्त हो जाए, हमारे सपने कब पूरे नहीं हो, इसको हम नहीं जान सकते। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ सपना को समझाया है कि सपना क्या है, तो जब हम सोए रहते हैं बिस्तर पर और जो आंख बंद करके जो हम देखते हैं वही सपना है, और यह जो सपना है वह आंख के पानी के समान है, वो कभी भी ढल सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। और आगे कहते हैं ये तो सपना हो गया, लेकिन सपना का टूटना क्या है, सपना कैसे टूट जाता है। तो कवि कहते हैं कि और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। और सपना का टूटना क्या है, जैसे हम गहरी नींद में हैं और बीच में हम जग जाते हैं या बीच में जगा दिया जाता है, कच्ची नींद में यदि हमको कोई जगा दे, हम भरपूर नींद ले रहे हैं और उसी बीच में कोई हमको जगा दे, तो हमारा सपना टूट जाता है, और कुछ समय तक हम अपने आप को असहज महसूस करते हैं, अनमना महसूस करते हैं, वही तो सपना का टूटना है। और गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। आगे कवि कहते हैं कि छोटी उम्र में लंबी सपने देखने वालों और डूबे बिना नहाने वालों, अर्थात बिना परिश्रम के अधिक सफलता को प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। यदि कुछ पानी बह भी गया, हमारे कुछ सपने समाप्त भी हो गए या कुछ पानी बह भी गया, तो सावन का जो मौसम है वह समाप्त नहीं हुआ है, पानी हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। सावन एक बार बस नहीं बरसता, बहुत बार बार बरसता है, तो हमको पानी की प्राप्ति फिर से हो सकती है। इस प्रकार निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बल्कि हमको फिर से प्रयत्न करना है और अपने सपने को पूरा करना है। इस प्रकार कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से हमको व्याख्या समझाने का प्रयास किया है। मैं इन चित्रों के माध्यम से आप लोगों को फिर से व्याख्या समझाने का प्रयास करती हूँ। आपके सामने बच्चों चित्र दिख रहे हैं, है ना। तो इस चित्र में आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति रो रहा है, आंसू बह रहा है उसका, दूसरा बहुत हताश है, और तीसरा सावन का महीना में बारिश हो रही है। तो मैं शुरू से समझाना चाहूँ, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कवि कहते हैं कि इस प्रकार छुप छुप कर हे रोने वालों, मोती के समान कीमती आंसू को बेकार में लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि हमारे कुछ सपने समाप्त भी हो गए तो हमारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। जो कवि कहते हैं कि सपना क्या है, हम जब बिस्तर पे आंख बंद करके नींद में सोए रहते हैं तो जो आता है वही सपना है, और सपना आंख के पानी के समान है, वो कभी भी ढरक जाता है, लुढ़क जाता है। और सपना का टूटना क्या है, जैसे हम भरपूर नींद में सोए हुए हैं और अचानक हम सपना
देख रहे हैं और कोई आधी नींद में हमको जगा दे, तो हम कुछ समय के लिए अनमने रहते हैं, कुछ समय के लिए उदास रहते हैं। यही तो सपना का टूटना नींद के टूटने के समान है। हमारा भी सपना टूट जाता है तो कुछ समय हम दुखी रहते हैं। गीली उम्र बनाने वालों, छोटी आयु में बड़े सपने देखने वालों और डूबे बिना नहाने वालों, अर्थात कम मेहनत में, कम परिश्रम से अधिक सफलता को अर्जित करने के लिए प्रयत्न करने वालों, यदि कुछ पानी बह भी गया तो सावन नहीं चला गया है। सावन में फिर से बारिश होगी, हमारे सपने फिर से पूरे होंगे। इसलिए हमें निराश या हताश नहीं होने चाहिए, हमें फिर से प्रयत्न करने चाहिए और अपने जीवन में सफलता हमको निश्चित मिलेगी। ऐसा कवि ने हमें यहाँ पर हमारे अंदर एक उत्साह का, आशा का संचार किया है। इस प्रकार से व्याख्या कवि ने यहाँ पर किया है। फिर अब अगले पद्यांश की ओर जाएंगे, पद्यांश 2। पद्यांश 2 की ओर जाएंगे। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, हाँ, होता कुछ झूठ बोल रहा था। शब्दों को ले लेना है, उसके अर्थ ले लेने हैं। तो मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपके सामने रखे हैं, जो शब्दार्थ के रूप में इस प्रकार से हैं। पोथी, पोथी का अर्थ है पुस्तक, चाल का अर्थ है गति, चंद का अर्थ है थोड़ा कम खून, होना का अर्थ है गुम होना, बचपन का अर्थ है बाल्यावस्था और होना का अर्थ है प्राप्त होना। इस प्रकार से हम कठिन शब्दों के अर्थ ले लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ ले लेते हैं। फिर हम चलते हैं बच्चों संदर्भ की ओर। संदर्भ देखने के लिए हम उन्हीं 4 बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहले हम क्या करेंगे, पद्यांश या गद्यांश को पहचानेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हिंदी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे, फिर रचयिता का नाम लिखेंगे। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप लोग समझ यह संदर्भ प्रस्तुत। मैडम अपना अभी म्यूट पे वीडियो, हाँ वीडियो थोड़ा सा ऑफ कर लेंगे, नेट वो हो रहा है, परेशान कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है। वीडियो अपना, जी जी जी। जी सर। हाँ, तो हम संदर्भ, इस प्रकार संदर्भ तैयार हुआ बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता है पाठ से लिया गया है। इसके कवि गोपाल दास नीरज जी है। फिर हम प्रसंग की ओर जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संसार के परिवर्तित रूप से हमें अवगत कराया है कि संसार किस प्रकार परिवर्तनशील है, किस प्रकार बदलता रहता है, इस प्रकार परिवर्तित रूप से हमें अवगत कराया है। फिर बच्चों हम चलेंगे व्याख्या की ओर, पद्यांश 2 की व्याख्या की ओर। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि कहते हैं खोता, खोना का आता है गुम, अर्थ है गुम होना, और पोथी का अर्थ आप लोगों ने लिया पुस्तक, और जिल्द का अर्थ है जिल्द जो कवर। तो कवि कहते हैं कि व्यक्ति यहाँ आकर कुछ भी नहीं खोता, व्यक्ति इस संसार में आकर कुछ भी नहीं खोता। पहले लाइन का अर्थ है खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। कवि कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में आकर कुछ भी नहीं खोता, केवल जिल्द बदलती पोथी, केवल जिस प्रकार पुस्तकों का कवर खराब हो जाता है, पुस्तकों की जिल्द खराब हो जाती है तो हम उसके जिल्द बदल देते हैं, उसी प्रकार यह दुनिया है। अर्थात कोई व्यक्ति यहाँ कर कुछ नहीं खोता। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जिस प्रकार से यह संसार कैसे परिवर्तनशील है, जैसे जो रात्रि है वह चांदनी रूपी जो वस्त्र है उसको उतार देता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि चांदनी रूपी वस्त्र को उतार कर जो सुबह है वह धूप रूपी धोती को पहन लेता है। कवि हमके समझाना चाहते हैं हमको
कि कैसे परिवर्तन होता है। जो रात्रि है वह चांदनी रूपी वस्त्र को उतार देता है और सुबह जो है धोती रूपी धूप को धारण कर लेता है और अपना वस्त्र तो बदलता है, साथ ही वह अपना चाल अर्थात है गति, रात्रि की गति अलग है चंद्रमा की और सूर्य की गति अलग है। तो जिस प्रकार जो रात्रि है वह चंद्रमा रूपी वस्त्र को उतार कर अपना चाल बदल लेता है और सुबह जो है धूप रूपी रूपी जो धोती है उसको धारण करके अपनी गति बदल देती है। उसी प्रकार यह संसार परिवर्तनशील है। और आगे कहते हैं चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद का अर्थ है थोड़ा, न्यून, अल्प, कम। तो चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। थोड़े से खिलौने के गुम हो जाने से हमारा बचपन समाप्त नहीं होता है। इसलिए हमें निराश या हताश नहीं होना है। हमारा बचपन विद्यमान है तो हमको अनेकों खिलौने मिल जाएंगे। इसलिए कवि यहाँ पर हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें आशावादी बने रहना है, अपने सोच को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाना है। और इस प्रकार से कवि ने हमको इस पद्यांश की व्याख्या समझाई है। फिर मैं चित्रों के माध्यम से बच्चों आप लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या समझाना चाहूंगी। आप देख रहे हो प्रथम चित्र में चंद्रमा, द्वितीय में सूर्य और तृतीय चित्र में हम देख रहे हैं कि अनेक खिलौनों के साथ बच्चे खेल रहे हैं। तो प्रथम जो है चित्र उसके अनुसार मैं समझाना चाहूंगी। कवि कह रहे हैं कि खोता कुछ भी नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार में आने के बाद हम कुछ भी नहीं खोते, केवल जिल्द बदलती पोथी। यह जो जीवन है वह किस प्रकार का है, तो जिस प्रकार पुस्तक का जिल्द खराब होने से हम उसमें नया जिल्द लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से यह जीवन है। और जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती, जिस प्रकार से जो रात्रि है वह चांदनी रूपी जो वस्त्र है उसको उतार देता है और अपना चाल बदल लेती है, उसी प्रकार जो सुबह है वह भी धूप रूपी धोती को पहन लेता है और अपना गति बदल देता है। इसी प्रकार यह संसार क्या है, परिवर्तनशील है। इसलिए चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यदि हमारे थोड़े से खिलौने खो भी जाए, गुम भी जाए, समाप्त भी हो जाए, तो हमारा बचपन समाप्त नहीं होता है। हमें फिर से खिलौने मिल सकते हैं और हम फिर से उस खिलौने से खेल सकते हैं। इसलिए हमें निराश या हताश नहीं होना चाहिए। यही संदेश कवि हमें इस पद्यांश के माध्यम से देना चाहते हैं। इसके पश्चात हम विशेष की ओर जाएंगे। तो बच्चों हम विशेष की पहचान हम कैसे करें, विशेष कैसे पहचाने, तो हमें सबसे पहले विशेष पे यह ध्यान देना है कि भाषा की पहचान हमको हो। जिस पद्यांश को हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं उसके लिए हम पहला विशेष ले सकते हैं कि भाषा सरल, सहज, बोधगम्य है। दूसरा विशेष हम कैसे पहचाने, तो तुकांत और अतुकांत की पहचान हमें होनी चाहिए। तुकांत कविता वह कविता होता है जिसके प्रथम लाइन का अंतिम अक्षर दूसरे लाइन का अंतिम अक्षर यदि मिल जाता है तो वह होता है तुकांत कविता। तो हम यहाँ देख रहे हैं दूसरे पद्यांश में भी तुक मिल रहा है, जैसे कि वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, वालो वालो मिल रहा है। इसलिए यह कविता क्या है, तुकांत कविता है। तो हम दूसरा विशेष डाल सकते हैं कि यह तुकांत कविता है। तीसरा है वीर रस का प्रयोग हुआ है। क्यों वीर रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस पद्यांश के माध्यम से कवि हमारे अंदर वीरता का संचार कर रहे हैं। हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बल्कि फिर से प्रयत्न करना है और अपनी मंजिल को, अपने सपने को पूरा करना है। ऐसा हमको कवि प्रेरित कर रहे हैं, वीरता हमारे अंदर भर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वीर रस का प्रयोग हुआ है, ऐसा विशेष हम डाल सकते हैं। चौथा विशेष गेय पद है। ऐसा गेय पद है, ऐसा हम कब लिख सकते हैं, प्रत्येक जो पद्यांश होता है उसको गाया जा सकता है, उसको स्वरबद्ध किया जा सकता है, उसको एक सुमधुर स्वर में गाया जा सकता है। इसलिए बच्चों कि प्रत्येक पद्यांश में एक विशेष तो निश्चित रहता है कि यह गेय पद है, तो हम उसको डाल सकेंगे, यह गेय पद है। पांचवा, संसार की परिवर्तनशीलता से अवगत कराया। हमने इस पद्यांश 2 में देखा कि संसार किस प्रकार परिवर्तनशील है। कवि ने हमको समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार हम पुस्तकों की कवर बदलते रहते हैं पुराने हो जाने से, जिस प्रकार चंद्रमा रात्रि जो है चांदनी रूपी वस्त्र को त्याग कर
सुबह रूपी धोती पहनकर अपना चाल और गति बदल देता है। तो इस प्रकार संसार की परिवर्तनशीलता से हमको अवगत कराया है। इस प्रकार से हम विशेष और ले सकते हैं। इस प्रकार हमें विशेष की पहचान आनी चाहिए। फिर हम जाएंगे पद्यांश 3 की ओर। लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल ओही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। हमको 2-3 बार फिर से पद्यांश को पढ़ना है, फिर कठिन शब्दों के अर्थ ले लेने हैं। तो हम आपके समक्ष कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर रखे हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। गगरिया का अर्थ है मटकियाँ, चिकन का अर्थ है सिकुड़ना, पनघट का अर्थ है पानी भरने का घाट, तालाब का पनघट, नदी का पनघाट ये हो सकता है। कश्तियां का अर्थ है नौका, नाव, नैया। चहल पहल का अर्थ है आना जाना। तट का अर्थ है घाट, किनारा। तम का अर्थ है अंधेरा। उमर का अर्थ है आयु। लव का अर्थ है प्रकाश। रोशनी का अर्थ है लव का अर्थ है प्रकाश, रोशनी। घटाना का अर्थ है कम करना। पतझड़ का अर्थ है पत्ते झड़ने का जो मौसम आता है, पतझड़। कोशिश का अर्थ है प्रयत्न। उपवन का अर्थ है उद्यान, बगीचा, वाटिका। इस प्रकार से बच्चों हमें कठिन शब्दों के अर्थ पहले ले लेने चाहिए। फिर हम चलते हैं कठिन शब्दों के अर्थ जानने के पश्चात हम चलेंगे संदर्भ की ओर। तो संदर्भ के लिए उन्हीं 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम संदर्भ तैयार कर लेंगे। पहला है पद्यांश या काव्यांश की पहचान, दूसरा है हिंदी पाठ्य पुस्तक के लिख देंगे, तीसरा पाठ का नाम लिखेंगे और चौथा रचयिता का नाम लिखेंगे। तो उन्हीं बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत है आपके समक्ष ये संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता है पाठ से लिया गया है और इसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। फिर हम चलेंगे प्रसंग की ओर। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आशावादी बने रहने की प्रेरणा दी है। फिर हम व्याख्या की ओर जाएंगे। तो व्याख्या की ओर जाने के लिए हम पद्यांश 3 की ओर जाएंगे। लाखों बार गगरियां फूटी, लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल ओढ़ी तट पर। जैसे कि प्रसंग से हमें पता चल गया है कि कवि ने आशावादी बने रहने का हमें प्रेरणा या संकेत दिया है। तो निश्चित है कि व्याख्या में आशावादिता के भाव निश्चित दिखाई देंगे। तो लाखों बार गगरियां फूटी, गगरिया का अर्थ है मटकियां, शिकन का अर्थ है सिकुड़न या उदासी और पनघट का अर्थ है पानी भरने का घाट। तो 2 लाइन का अर्थ पहले देखते हैं बच्चों। लाखों बार गगरियां फूटी, कवि कहते हैं कि पनघट में पानी भरने के स्थान पर लाखों गगरियां फूट जाती हैं, लाखों गगरियां फूट जाती हैं सिकन नाई पनघट पर, परंतु पानी भरने वाली स्त्रियों के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। पानी भरने वाली पनिहारियों के चेहरे पर सिकन या खेद या सिकुड़न नहीं आई। लाखों बार कश्तियां डूबी, लाखों कश्तियां नावें डूब जाती हैं पानी में, लाखों कश्तियां या नावें या नैया पानी में डूब जाती हैं और चहल पहल वही तट पर, लेकिन नदी के किनारों पर, समुद्र के किनारों पर वही नावों का आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि नावें डूब गई तो नावों का आना जाना बंद हो गया, मटकियां फूट गई तो पानी भरने वाले पानी भरना बंद कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। कवि कहते हैं कि लाखों मटकियां पनघट पर फूट जाती हैं, लेकिन पनिहारी पानी भरने वाली स्त्रियां प्रतिदिन पानी भरने आती हैं। लाखों नावें समुद्र में, नदियों में डूब जाती हैं, लेकिन नावों का आना जाना आज भी बंद नहीं है। उस तट पर नावें आज भी आना जाना कर रहे हैं। अर्थात जो पनिहारी है या नाविक है, उनके मन में आशावादी विचार है, उनके मन में सिकन नहीं है, उनके मन में निराशा नहीं है और उनके मन की यही आशावादी विचार क्या करता है, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। जो अंधकार की उम्र बढ़ाते हैं, जो प्रकाश की आयु घटाते हैं, उनका क्या करते हैं लोग, उनकी
जो भाव है उसको ये कम करते हैं, अर्थात ये प्रकाश की आयु बढ़ा देते हैं और अंधकार की उम्र को घटा देते हैं। इनका जो आशावादी विचार है वह प्रकाश की आयु बढ़ाते हैं और अंधकार की आयु को घटा देते हैं। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि जो पतझड़ का मौसम आता है वह बहुत प्रयत्न करता है कि वह उपवन को समाप्त कर दूं, लेकिन वह वाटिका को, उद्यान को, बगीचा को समाप्त नहीं कर पाता। अर्थात हमें आशावादी बने रहना है, ऐसा कवि ने यहाँ पर हमको संकेत दिया है। अब हम इन चित्रों के माध्यम से व्याख्या समझने का कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि पनघट पर पनिहारिन पानी भर रही है। कवि कहते हैं कि लाखों बार गगरियां फूटी शिकन न आई पनघट पर। आगे कवि कहते हैं कि लाखों गगरियां फूट जाती है परंतु पनघट पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, कश्तियां डूब जाती हैं, लेकिन तट पर वही चहल पहल बना रहता है। पतझड़ बहुत प्रयत्न करता है लेकिन वह वाटिका को, उद्यान को समाप्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार हमें आशावादी बने रहना है। फिर हम विशेष की ओर जाएंगे। विशेष में भी बच्चों हम उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विशेष हमने तैयार किया। भाषा सरल सहज बोधगम्य है। तुकांत कविता का प्रयोग है। तुकांत कविता कहाँ पर है? तो तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, यहाँ पर तुकांत कविता है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। ये पद है बच्चों, और आशावादी बने रहने की कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से हमको प्रेरणा दी है। फिर चतुर्थ पद्यांश की ओर जाएंगे हम। लूट लिया माली ने ऊपर, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेंगे बच्चों हम इस पद्यांश के। तो कठिन शब्द आपके सामने है। उपवन का अर्थ है बगीचा, लूटना का अर्थ है छीनना, गंध का अर्थ है सुगंध, छेड़ा का अर्थ है परेशान, नफरत का अर्थ है घृणा, धूल उड़ाना का अर्थ है हंसी उड़ाना, और मुखड़ा का अर्थ है चेहरा। फिर संदर्भ की ओर जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता है पाठ से लिया गया है और इसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। फिर प्रसंग की ओर जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विपरीत परिस्थितियों में भी निराश न होने की बात कही है। फिर हम व्याख्या की ओर जाएंगे। व्याख्या की ओर जाने के लिए पद्यांश 3-4 की ओर हम जाएंगे। लूट लिया माली ने उपवन। कवि कहते हैं उपवन का अर्थ है बगीचा। माली यद्यपि बगीचा को लूट लेता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। माली चाहे पूरा बगीचा को ही लूट ले, समाप्त कर दे, लेकिन वह फूलों की खुशबू को नहीं छीन सकता। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। माली पूरा बगीचा क्यों ना समाप्त कर दे, लेकिन फूलों की खुशबू को वह नहीं छीन सकता। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों ने बहुत प्रयास किया कि खिड़कियां बंद हो जाए, धूल बहुत उड़ी खिड़कियों को बंद करने के लिए, लेकिन खिड़कियां बंद नहीं हुई। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। आगे कवि कहते हैं कि हे लोगों से नफरत करने वालों, सबकी मजाक उड़ाने वालों। अनेक लोग ऐसे मिलते हैं जो दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, तो उनको उनके ओर ध्यान देते हुए कवि कहते हैं यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। हे व्यक्ति, यदि कुछ लोग हमसे नाराज भी हो गए तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। या कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि यदि कुछ मुखड़े दर्पण देखना बंद कर दे, कुछ लोग दर्पण ही ना देखे, तो दर्पण समाप्त नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर कवि हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें आशावादी बने रहना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आपके सामने देखिए चित्र दिख रहा है। माली यदि पूरा उद्यान को समाप्त भी कर देता है तो फूलों की खुशबू को समाप्त नहीं कर पाता। कितनों भी तूफान आ जाए, खिड़कियां हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकती, खिड़कियां खुलती ही हैं। कितने भी हम लोग हमें नफरत करें, कितने भी हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन यदि हम आशावादी बने रहेंगे तो निश्चित हम सफलता प्राप्त करेंगे। यदि कुछ मुखड़े दर्पण देखना बंद कर दें तो दर्पण समाप्त नहीं होता, दर्पण ज्यों का त्यों बना रहता है। इस प्रकार से हमने व्याख्या समझा। फिर विशेष की ओर जाएंगे हम।
विशेष की ओर जाएंगे। भाषा सरल सहज बोधगम्य है बच्चों, और तुकांत कविता है, वीर रस का प्रयोग इसमें भी हुआ है, गे पद यह कविता भी है, और अच्छे गुणों के श्रेष्ठता को प्रतिबिंबित कवि ने हमें करके बताया है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों के समक्ष आज जीवन नहीं मरा करता पाठ को समझाने का मैंने प्रयत्न किया बच्चों। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। जीवन नहीं मरा करता है के रचयिता कौन है? गोपाल दास नीरज। बहुत बढ़िया, गोपाल दास नीरज जी हैं। अश्रु का क्या अर्थ है बच्चों? आंसू। हाँ, बहुत बढ़िया, आंसू। आंसू आंसू। जी जी। कुछ पानी बह जाने से क्या नहीं मरा करता है? जीवन नहीं मरा करता। जीवन नहीं कुछ पानी के बह जाने से क्या नहीं मरा करता है? सावन नहीं मरा नहीं मरा करता है। कैसा कपड़ा पहनता है? विवाह कैसा कपड़ा पहनता है? सुबह धूप रोपी आवाज मैम पहनता है। थोड़े से खिलौने खो जाने से क्या समाप्त नहीं होता? बचपन समाप्त नहीं होता। लाखों बार फूटी है। लाखों बार फूटी है। गगरिया गगरिया फूटी है। पत्थर के प्रयत्न करने पर भी नहीं होता। हाँ, उपवन, बहुत बढ़िया। माली ने क्या लूट लिया? माली ने क्या लूट लिया? उपवन। हाँ, क्या मुखड़ों की नाराजगी से क्या समाप्त नहीं होता? कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण। रस्सी का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा आज का ये क्लास यही समाप्त होता है। मैडम हेलो, सभी लोग म्यूट रहेंगे बेटा, सभी लोग म्यूट हो जाएं। हेलो, हाँ मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद और मैडम की बहुत धन्यवाद। बच्चे लोग आप लोग म्यूट रहेंगे बेटा। बहुत अच्छा, आज ना 55 के लगभग लोग लगातार जुड़ के आपकी क्लास का आनंद लिए। इन बच्चों का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, और बहुत अच्छी क्लास रही। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कल ऑनलाइन टेस्ट हिंदी का भी होना है ना? हिंदी का। जी सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 व्याकरण के प्रश्न चाहिए। व्याकरण मतलब अनुप्रास अलंकार क्या है, या फिर इस तरीके से जैसा आप बताते हैं, है ना? और रस का या व्याकरण से संबंधित बहुविकल्पी 5 प्रश्न चाहिए। तो कल 12 बजे सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं कल की क्लास में। और अभी दुबे सर की क्लास के बाद ऑनलाइन टेस्ट का केवल एक अभ्यास करेंगे हम। दुबे सर की क्लास 12:30 बजे है। 12:30 से 1:15 तक चलेगी। उसके बाद 5 मिनट का गैप रहेगा। उसके बाद दुबे सर के ही लिंक को, जो उनका गणित का लिंक रहेगा, उसी लिंक को एक बार फिर से टच करके मैं एक ऑनलाइन क्लास आपको लूंगा। ठीक है? और पहले पूरी बात समझ लीजिए तो अच्छे समझ में आएगा बच्चों कि ऑनलाइन क्लास में कैसे ले रहा हूं। अभी अभ्यास के बतौर ले रहा हूं कार्बन वाले पार्ट से, ताकि आप लोग अभ्यस्त हो जाओ कि minty.com कैसे चलाना है। तो दुबे सर की क्लास के तुरंत बाद 10 मिनट का या 5 मिनट का गैप करके मैं उस क्लास को ऑनलाइन आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन में जुड़ के लेना है, और कार्बन से आएगा। तो कल जो टेस्ट होने वाला है वो गणित के दो भाग में रहेगा, विज्ञान का 2 भाग में रहेगा, और हिंदी का 1 भाग में रहने वाला है। तो हिंदी का लक्ष्मी मैडम अभी मेरे को 5 प्रश्न उपलब्ध कराएंगी मेरे व्हाट्सएप में। जी सर। और उसके बाद फिर कल 12 बजे से 1 बजे के बीच, 12 से 12:45 बजे के बीच हम पूरा क्लास
चलाएंगे जिसमें काफी मजा आता है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होते हैं और काफी संख्या में होते हैं, और आप लोग भी जुड़े, टीचर्स भी जुड़े, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा होगा। तो सभी को धन्यवाद। हम अभी आज अभ्यास के लिए दुबे सर की क्लास के बाद आपका अभ्यास एक बार जरूर लेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है या लिया जाता है। ओके, तो सभी को धन्यवाद। मैडम बहुत धन्यवाद आपका, आपकी क्लास का और इंतजार आपको रहेगा। भी सभी सर। सभी बच्चों को धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय हिंद बेटो। जय हिंद बच्चों।